Hello, good morning everyone. So let us continue our Good State revision series lectures. Today in this lecture I am going to discuss few MCQs from chapter number 5. MCQ number 1. A plane of coil of wire having 20 cm radius and 20 turns is placed in perpendicular direction. By keeping a small magnetic needle in the center of coil and passing some amount of electric current, the needle is deflected by 45 degree. If the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.38 into 10 raised to minus 4 टेस्ला, then what is the current flowing in the coil? अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले तो अ कॉइल ऑफ वायर हैविंग 20 सेंटीमीटर मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एंड कॉइल की रेडियस 20 सेंटीमीटर गिवन है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाय कीपिंग अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इन द सेंटर ऑफ द कॉइल. उसी कॉइल के सेंटर में हमने एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया है एंड उस मैग्नेटिक कॉइल से हमने एक करंट फ्लो किया है और नीडल इज डिफ्लेक्टेड बाय 45 डिग्री मतलब हमें दिया है कि नीडल 45 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो हमें फाइंड आउट करना है कि हमने उस कॉइल से कितना करंट फ्लो करवाया होगा. सो पहली कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर मतलब किसी भी कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. तो सेंटर के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा हमारे पास, अगर एन टर्न्स होगा तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r. सेकेंड वन, हमें मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट गिवन है. सो टेन थीटा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच. नाउ बी वी इज इक्वल टू बी एच इंटू टेन थीटा. ये एक सिंपल सा फॉर्मूला. टेन थीटा तो थीटा यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिया है 45 डिग्री एंड बी एच जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें यहाँ पे दिया है 0.38 इंटू 10 टू माइनस 4 टेस्ला. सो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r विच इज़ इक्वल टू बी एच टेन थीटा. सिंपली फार्मूला अप्लाई किया और दोनों साइड यहाँ पे बी वी का टर्म मतलब हमने वर्टिकल कंपोनेंट की मैग्नेटिक फील्ड के दोनों टर्म को कंपेयर किया है. अब इसी में हमें पूछा है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू. सो आई को हमने सब्जेक्ट बनाया तो फाइनल फार्मूला हमारा क्या बनेगा 2r बी एच टेन थीटा अपॉन म्यू नॉट इंटू एन. अब हमारे पास कौन सी वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है. सो टू कांस्टेंट इंटू आर मतलब रेडियस इंटू बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेन थीटा तो थीटा 45 डिग्री गिवन है अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट 4 पाई इंटू 10 टू माइनस 7 एंड नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन गिवन है 20. तो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा होगा इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर. Now MCQ number 2. A bar magnet is oscillating in Earth's magnetic field with periodic time capital T. If a similar magnet with the same mass and volume has magnetic dipole moment which is 4 times that of this magnet, then what will be new periodic time? अब इस क्वेश्चन में हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को प्लेस किया तब उसका पीरियोडिक टाइम ऑसिलेशन का था कैपिटल टी. सेम मास और सेम वॉल्यूम का सेम मैग्नेट हमने लिया बट उसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो फर्स्ट वाला जो मैग्नेट था उससे 4 टाइम्स है. मतलब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक मोमेंट एंड टाइम पीरियड का रिलेशन चाहिए. तब हमें पूछा है न्यू टाइम पीरियड कितना होगा. इस क्वेश्चन से डायरेक्टली एक रिलेशन हमें पता होगा अगर हमने टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी. अब इस फॉर्मूला से हमें डायरेक्टली स्मॉल एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का एक रिलेशन पता होगा टाइम पीरियड के साथ. सो इस फॉर्मूला से हमें डायरेक्ट रिलेशन कौन सा मिलेगा टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम. अब हमें न्यू टाइम पीरियड पूछा है मतलब डायरेक्टली हम यहाँ से रेशियो लेंगे T2 बाई T1 अपॉन अंडर रूट M1 बाई M2. M1 मतलब इनिशियल और इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे इनिशियल वैल्यू स्मॉल m और जो फाइनल सेकंड जो मैग्नेट था उसकी मैग्नेटिक मोमेंट 4 टाइम्स है मतलब नीचे लिखा हमने 4 टाइम्स m1. सो m1 से m1 कट हो जाएगा बाकी बचेगा 1/2. सो T2 इज इक्वल टू T1 बाई 2 और T1 इज इक्वल टू कैपिटल T है. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो न्यू टाइम पीरियड विल बी ओरिजिनल बाई 2. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ MCQ number 3. Now MCQ number 3. The value of horizontal component of Earth's magnetic field at the magnetic north pole of Earth is dash and angle of dip is dash. अब ये theoretical question जहाँ पे हमें पूछा है कि horizontal component of Earth
मतलब बी एच की वैल्यू हमें पूछा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास एन एंगल ऑफ डिप, मतलब हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के ऊपर फाइंड आउट करने हैं और एंगल ऑफ डिप भी पूछा है। अब ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जहाँ पे हमें ये पता है कि जब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात आएगी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नॉर्थ और साउथ पोल में हमें अगर एंगल पूछा जाएगा तो वो एंगल कितना होगा और एंगल ऑफ डिप कितना होगा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक पोल इज ज़ीरो, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक पोल के लिए ज़ीरो होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन, इसकी पूरी थियोरी और एक सिंपल डायग्राम हमने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। नाउ एमसीक्यू नंबर 4। MCQ number 4. A magnet of magnetic moment small m is freely suspended in a constant uniform magnetic field of intensity B. The maximum torque acting on it will be dash. अब ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जहाँ पे हमें टॉर्क का फार्मूला पता होना चाहिए और टॉर्क कब मैक्सिमम होगा कौन सी कंडीशन पे, ये हमें पूछा गया है। सो टॉर्क का बेसिक फार्मूला कौन सा होगा, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू है तो टॉर्क की डिपेंडेंसी आएगी थीटा, मतलब एंगल बिटवीन एम एंड बी। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 90 डिग्री पे, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन 90 गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू एम बी साइन 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू एम बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। Now MCQ number 5. Let small r be the distance of a point on the axis of a bar magnet from its center. The magnetic field at small r is always proportional to. यहाँ पे आपको ये एक टर्म याद रखना है, ये ऑलवेज पूछा है, मतलब ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के साथ कौन से रिलेशन में हो सकती है, मतलब 1/r² होगा तो ये वैल्यू ऑलवेज सारे पॉइंट के लिए डिफाइन करेगा, 1/r³ होगा तो वो भी सारे पॉइंट के लिए, एंड 1/r वो भी सारे पॉइंट के लिए सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिया है नॉट नेसेसरीली 1/r³ एट ऑल पॉइंट्स। सो हमें सबसे पहले इसी पॉइंट डी के ऊपर ही सोचना होगा कि ये रियलिटी में ये पॉइंट सक्सेसफुल है, मतलब अगर 1/r³ सारे पॉइंट के लिए नहीं होता तो एक ही सिस्टम के लिए अलग कौन सा ये फॉर्मूला, मतलब कौन सा रिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है जो हमने चैप्टर नंबर 4 में प्रूव भी किया था, और उसी फार्मूला से हमने एक्सिस एंड इक्वेटर का फॉर्मूला देखा था, और एक्सिस एंड इक्वेटर के लिए हमें रिलेशन पता है 1/r³ के ही प्रोपोर्शनल में होता है। सो 1/r³ के अलावा कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे 1/r³ का रिलेशन फुलफिल नहीं होगा, तो हम वही रिलेशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट वन, let z be the distance of a point on the axis of a bar magnet of length 2l from its center. The magnetic field Bz is equal to 2 mu naught m into z upon 4 pi z square minus l square whole square m cap. ये हमारा बेसिक फार्मूला सर्कुलर रिंग के लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए या फिर बार मैग्नेट के लिए। अब इसी फार्मूला में अगर हमने ये कंडीशन रखी इफ़ z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो हमने क्या किया कि L को यहाँ से निगलेक्ट किया, तो बाकी का टर्म बचेगा 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई z³। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया है स्मॉल r, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r³, मतलब रिलेशन कौन सा हो जाएगा 1/r³ का। नाउ सेकेंड कंडीशन, इफ वी टेक z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन z इज लेस देन l, then B is directly proportional to z upon z square minus l square raised to whole square, and putting z is equal to 0 at midpoint of a bar magnet. अगर बार मैग्नेट के मिड में जाएंगे तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब जाके ये l स्क्वायर रेस्ट टू 2 मतलब l रेस्ट टू 4 हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z भी आ गया। मतलब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, सेम बार मैग्नेट, जब बार मैग्नेट की बात करेंगे और उसके एक्सिस एंड इक्वेटर में अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो 1/r³ मतलब 1/z³ के प्रोपोर्शनलिटी में आएगा। बट इसी मैग्नेट के लिए अगर हमने एक कंडीशन ले ली कि z इज़ लेस देन l एंड द सेकेंड वन z इज इक्वल टू 0 एट मिड पॉइंट,
तब कंडीशन कौन सी हो जाएगी, तब कंडीशन होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। मतलब एक ही बार मैग्नेट के अलग अलग पॉइंट के ऊपर हमारे पास अलग अलग रिलेशन डिस्टेंस के साथ आ सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा कि नॉट नेसेसरीली 1/r³ एट ऑल पॉइंट्स। नाउ MCQ नंबर 6. MCQ number 6. A magnet is freely suspended in a magnetic meridian with the periodic time of oscillation 2 seconds. Now the magnet is cut along its length into 3 equal parts and 3 parts are then placed on each other with their like poles together. The time period of this combination will be dash. So this one is also important MCQ. हमने ये MCQ क्लास में भी डिस्कस किया था और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अब इसमें हमें कौन सी कंडीशन गिवन है, अब मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में एक मैग्नेट को हमने फ्रीली सस्पेंड किया है जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। अब उसी मैग्नेट को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में अलोंग द लेंथ 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया और उसी तीनों पार्ट को हमने एक के ऊपर एक रख के उसको एक पूरा सिस्टम बनाया। अब उस सिस्टम के लिए हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड का रिलेशन कौन सा होगा, तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, T = 2π√I/mv। सो फर्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट ऑफ लेंथ L = m। ये मैग्नेटिक मोमेंट हमने डिफाइन की। व्हेन द मैग्नेट इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m/3 × 3, बिकॉज 3 पार्ट्स है हमारे पास। सो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट m डैश व्हेन ऑल 3 मैग्नेट्स आर अरेंज्ड पैरेलल = m। तीनों को हमने पैरेलल प्लेस किया तब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी, स्मॉल m। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मैग्नेट ऑफ लेंथ L, I = ml²/12। द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पीसेस, बिकॉज वी हैव 3 इक्वल पीसेस, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश = 3 टाइम्स m, मतलब m/3 इंटू L²/3² इंटू 1/12। 3 पीसेस के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट की। सो 3 पीसेस के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, ml²/9 इंटू 12, सो I/9, ये न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट एंड टाइम पीरियड, T = 2π√I/mv। The periodic time of all 3 pieces, T dash = 2π√I/m dash into v। अब यहाँ पे सिर्फ हमें जो नई वैल्यू हमने कैलकुलेट की उस I डैश और m डैश की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सो I डैश हमारा कितना हो जाएगा, I डैश हमारे पास है I/9 और m की बात करेंगे तो m हमारा एज इट इज होगा स्मॉल m। सो यहाँ पे सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो T डैश = 2π√I/9 टाइम्स m इंटू b, मतलब I डैश की वैल्यू हमने पुट की I डैश = I/9, सो I/9 इंटू mb विच इज इक्वल टू T/3, बट T = 2 सेकेंड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो न्यू टाइम पीरियड विल बी 2/3 सेकेंड। So this one is very important MCQ for your good set examination. Now MCQ number 7. Now MCQ number 7. Two similar magnetic moments small m and length small l is arranged by the figure. Then find the new magnetic moment. अब इस फिगर के अंदर हमने दो मैग्नेटिक मोमेंट को हमने ऐसे अरेंज किया है कि जैसे यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल फॉर्म होगा 60 डिग्री। हमें इस मैग्नेटिक मोमेंट के लिए इस मैग्नेटिक मोमेंट के लिए लेंथ गिवन है स्मॉल l। सो हमें न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है। अब मैग्नेटिक मोमेंट के लिए सिंपल फार्मूला कौन सा होगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट इज m = p इंटू l। नाउ as shown in figure, 60 degree is formed between two arrangements. So total length कितनी होगी दोनों के बीच में,
तो ये 60 डिग्री है, अगर पूरा सर्कल कंप्लीट होगा तो ये 360 डिग्री होगा, और 360 डिग्री का ये 6th पार्ट मतलब 1/6 पार्ट हमने यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री। सो टोटल लेंथ क्या होगी हमारी, L इज इक्वल टू 2πr, और टोटल लेंथ से ये कौन सा पार्ट होगा हमारा 1/6 पार्ट। सो L इज इक्वल टू 2πr/6 विच इज इक्वल टू πr/3। इसी फॉर्मूला से, इसी लेंथ के इस इक्वेशन से हम रेडियस को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3L/π। अब न्यू अरेंजमेंट के लिए न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इज इक्वल टू p इंटू आर, p इंटू रेडियस 3L/π। सो 3 टाइम्स PL/π विच इज इक्वल टू 3m/π। सो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Now MCQ number 8. MCQ number 8. Two similar magnets of magnetic moment small m are arranged as 4 different figures. The maximum magnetic dipole moment of this combination is dash. अब यहाँ पे हमें 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हैं मैग्नेट के लिए। इसी 4 कॉम्बिनेशन से कौन सा कॉम्बिनेशन हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड करेगा। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए हम सिंपल यहाँ से एक वेक्टर रिलेशन निकालेंगे। वेक्टर रिलेशन के लिए यहाँ पे हमने फर्स्ट फिगर में ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें देखें, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। सो यहाँ से एक डायरेक्शन इस तरफ होगी और ये साउथ टू नॉर्थ एक डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो दोनों के बीच का रिजल्टेंट हमें यहाँ पे मिलेगा। सो डायरेक्ट सिर्फ आपको रिलेशन यहाँ पे यूज़ करना है, √E² + B² + 2AB cos θ। सो let us start for the first diagram. For the first one, magnetic dipole moment ME is equal to √m² + m² + 2mm cos 90, because एंगल यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा। सो फाइनल आंसर क्या होगा √2 × m। नाउ फॉर द सेकेंड फिगर, for the second arrangement we have magnetic moment south to north in this direction and south to north in this direction। मतलब एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसके अंदर एंगल हमने थर्ड फिगर में एंगल 30 डिग्री दिया है एंड फोर्थ फिगर के अंदर 60 डिग्री। सो सारे कैलकुलेशन सिर्फ आपको थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करना है। सो फॉर द सेकेंड वन m² + m² + 2mm cos 180, मतलब -2m² + 2m², मतलब डायरेक्ट आंसर यहाँ पे हमने ऑप्शन बी के लिए क्या लिखा है 0। नाउ फॉर द थर्ड अरेंजमेंट जहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। सो ME इज इक्वल टू √m² + m² + 2mm cos 30 और यहाँ पे cos 60। अब आप इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद आपको मैक्सिमम कौन सी वैल्यू मिलेगी वो आपको सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो अगर हमने ये सारी वैल्यू कैलकुलेट की तो हमें थर्ड ऑप्शन के लिए मतलब 30 डिग्री के लिए मैग्नेटिक मोमेंट मिली m × √2 + √3, and for the fourth option we get √3m। So the correct option is third arrangement। Okay, so now MCQ number 9. Now MCQ number 9. A straight steel wire of length 2m has magnetic moment small m. If the wire is bent in the form of a semicircle, the new value of magnetic dipole moment is dash। अब ये MCQ भी हमने एग्ज़ाम में कई बार पूछा है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, और पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर आप बोल सकते हैं इसको गुड सेट एग्जामिनेशन में भी ऐसे MCQ पूछे जाते हैं। सो दिस वन इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। सो लेट अस स्टार्ट। इस क्वेश्चन में हमें कौन सी वैल्यू गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टील वायर के लेंथ 2m, मतलब 2 मीटर हमें ये लेंथ गिवन है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट है स्मॉल m। इफ़ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, इसी वायर को हमने सेमी सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तब हमें न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू P × L, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो P ×
L मैग्नेटिक लेंथ हमें यहाँ पे गिवन है 2 मीटर, सो P इंटू 2 मतलब 2P, सो P इज इक्वल टू m/2। ये फर्स्ट इक्वेशन जहाँ से हमने पोल स्ट्रेंथ कैलकुलेट की। नाउ फॉर सेमी सर्कुलर रिंग या फिर सेमी सर्कुलर हमारा जो ये पूरा सिस्टम बना है वायर से, उस सेमी सर्कल के लिए टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो टोटल लेंथ तो हमें क्वेश्चन में 2 मीटर गिवन है, इसी वायर को हमने सेमी सर्कल में कन्वर्ट किया है, सो सेमी सर्कल के लिए उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा पाई आर, सो 2 इज इक्वल टू पाई इंटू आर, सो आर इज इक्वल टू 2/पाई। तो इस वाली इक्वेशन से हमें रेडियस की वैल्यू मिली 2/पाई। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज इक्वल टू 2 इंटू आर विच इज इक्वल टू 4/पाई। सो हमें अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा दोनों पोल के लिए, तो ये डिस्टेंस सेमी सर्कुलर के लिए कितना हो जाएगा 4/5। नाउ न्यू मैग्नेटिक डाइपोल इज P इंटू एल डैश। P इंटू एल डैश मतलब पोल स्ट्रेंथ, जो पोल स्ट्रेंथ हमने देखा m/2 है, और एल डैश मतलब जो हमने न्यू लेंथ मिली दोनों पोल के बीच में, मतलब 2r रेडियस विच इज इक्वल टू 4/पाई। सो फाइनल आंसर होगा 2m/पाई। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसी सेमी सर्कल के लिए हमने अगर रेडियस निकाली है तो ये हो जाएगा इतना डिस्टेंस स्मॉल r, तो ये वाला डिस्टेंस भी होगा स्मॉल r, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r विच इज़ इक्वल टू डायमीटर, इसीलिए ये लेंथ लिखी है हमने 2r विच इज़ इक्वल टू 4/पाई। सो ये MCQ जो हमें एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है, स्कूल एग्जामिनेशन में भी, इसका आंसर होगा 2m/पाई एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B, 2m/पाई। MCQ number 10. The area of enclosed by ferromagnetic substance of hysteresis cycle. So यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एरिया अंडर द कर्व पूछा, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और ये हमने थ्योरी में एक्स्ट्रा पॉइंट ये लिखा था कि अगर आपको पूछा जाए कि एरिया अंडर द कर्व इस ग्राफ के लिए कौन सा होगा हिस्टेरेसिस साइकिल के लिए, सो 1 साइकिल पर साइकिल हमें कितनी हीट एनर्जी लूज हुई, ये एक चीज़ का पूरा कैलकुलेशन ये हिस्टेरेसिस लूप देगा। जैसे हमने कोएर्सिविटी और उसके बाद रिटेंटिविटी ये दोनों टर्म पढ़े थे, उसी के साथ हमने हार्ड मैग्नेट एंड सॉफ्ट मैग्नेट के लिए कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। अगर ये हार्ड मैग्नेट का मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का परमानेंट मैग्नेट का ग्राफ होगा, तो यहाँ पे हमें रिटेंटिविटी हाई मिलेगी, इसके बाद कोएर्सिविटी भी उसकी हाई होगी, और हीट लॉस पर साइकिल ये भी ज़्यादा होगा। बट हमें अगर ये ग्राफ की अगर इस ग्राफ के लिए हमें रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी, एरिया अंडर द कर्व ये तीनों चीज़ लोअर मिली, तो हमें समझना है कि ये सॉफ्ट मैग्नेट के लिए ग्राफ होगा। सो इस क्वेश्चन में हमें जो पूछा है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होगा, और ये हिस्टेरेसिस साइकिल के लिए एरिया अंडर द कर्व क्या हमें डिफाइन करेगा, क्या हमें इंडिकेट करता है। सो एरिया अंडर द कर्व इज डिफाइंड और इज इंडिकेटेड दैट द एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट साइकिल, पर साइकिल कितनी एनर्जी लूज होगी वो हमें एक वैल्यू डिफाइन करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, हीट एनर्जी लॉस्ट इन द सैंपल ऑफ यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। नाउ MCQ number 11. Hysteresis loops for A hard magnet and for B soft ferromagnetic materials are shown in figure. These materials are used in electromagnets, ट्रांसफॉर्मर कोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स इस डैश। अब यहाँ से हमें ये दो हिस्टेरेसिस लूप गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पे फर्स्ट लूप के लिए एरिया अंडर द कर्व देखिए आप, या फिर रिटेंटिविटी या फिर कोएर्सिविटी, कोई भी वैल्यू चेक करेंगे तो फर्स्ट ग्राफ हमें इंडिकेट करेगा कि ये हार्ड मैग्नेट के लिए ग्राफ होगा, परमानेंट मैग्नेट के लिए, और सेकेंड वाला जो ग्राफ होगा वो हमारा सॉफ्ट मैग्नेट के लिए होगा। अब सॉफ्ट मैग्नेट कहाँ पे यूज़ होता है ये चीज़ हमें पता है, ट्रांसफॉर्मर के कोर में हम सॉफ्ट मैग्नेट यूज़ करते हैं। तो हमें पहला ऑप्शन कौन सा गिवन है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड ट्रांसफॉर्मर कोर यूजेस ए मतलब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, जो परमानेंट मैग्नेट ट्रांसफॉर्मर कोर में यूज़ नहीं होता, मतलब ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नाउ ऑप्शन बी, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ए एंड ट्रांसफॉर्मर कोर्स यूजेस बी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट नहीं होते तो इसके लिए भी फर्स्ट ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ ऑप्शन सी,
ट्रांसफॉर्मर कोर्स यूज ए, जो यहाँ से पहले ही ये गलत हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर कोर में ऑलवेज सॉफ्ट मैग्नेट यूज होता है। द लास्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड ट्रांसफॉर्मर कोर्स यूज फिगर बी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ट्रांसफॉर्मर दोनों के लिए हम सॉफ्ट मैग्नेट यूज करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQ number 12. A magnet with magnetic dipole moment M is steady position and work done W for rotating a magnet with magnetic dipole moment by 60 degree. Then find torque of new position. अब न्यू पोजीशन के लिए हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, बट हमें कौन सी कंडीशन गिवन है यहाँ पे? इनिशियली मैग्नेट एक स्टेडी पोजीशन में है जहाँ पे वर्क डन हमने लिया है W। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है, जब इस मैग्नेट को हमने 60 डिग्री रोटेशन दिया तब ये वर्क डन कितना हो जाएगा। सो वर्क डन के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा? W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। स्टेडी कंडीशन मतलब थीटा वन इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा टू जो हमने वर्क यहाँ पे रोटेशन दिया मैग्नेट को 60 डिग्री। सो वर्क डन कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू हाफ एम बी। नाउ टॉर्क हमें इस क्वेश्चन में पूछा है, सो टॉर्क के लिए कौन सी कंडीशन हो जाएगी? A bar magnet at steady position of torque tau is equal to mb sin 60 degree which is equal to under root 3 mb by 2 and 3 mb by 2 मतलब mb by 2 के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे? वर्क डन। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू डब्ल्यू मतलब वर्क डन। सो हमें यहाँ पे टॉर्क का आंसर वर्क डन के टर्म में पूछा है। सो आपको वर्क डन एंड टॉर्क दोनों के लिए कंडीशन अप्लाई करनी होगी। अगर आपको वर्क डन के लिए कंडीशन होगी तो वर्क डन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम? एम बी कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। एंड टॉर्क के लिए पूछा जाए तो इनिशियल टॉर्क जो स्टेडी पोजीशन के लिए कितना हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 0 विच इज इक्वल टू 0। सो फाइनल टॉर्क के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 60 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एम बी बाई 2। अब इसी टॉर्क के फॉर्मूला को हम यहाँ से वर्क डन के साथ कंपेयर करेंगे। अगर एम बी बाई 2 इज इक्वल टू डब्ल्यू है तो यहाँ पे सीधा हम डब्ल्यू पुट करेंगे वर्क डन। सो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 टाइम्स वर्क डन। सो इस क्वेश्चन में हमने दोनों कंसेप्ट एक साथ यूज़ किए, वर्क डन एंड टॉर्क का। सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट MCQ। नाउ द नेक्स्ट वन इज MCQ नंबर 13। A thin rectangular magnet suspended freely has a period of oscillation equal to capital T. Now it is broken into two equal halves, each having half of the original length, and one piece is made to oscillate freely in the same field. If its period of oscillation is T dash, then find the ratio T dash upon T. मतलब यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड किया है जिसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन होगा कैपिटल टी, मतलब टाइम पीरियड हमें गिवन है कैपिटल टी। अब इसी मैग्नेट को हमने टू इक्वल लेंथ से हमने इसको कट किया, उसी में से एक पीस को अगर हमने सेम फील्ड में वापस रखा तब उसके लिए टाइम पीरियड हो जाएगा टी डैश। सो हमें फाइंड आउट करना है न्यू टाइम पीरियड अपॉन ओल्ड टाइम पीरियड, मतलब हमें सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करना है। अब टाइम पीरियड का रिलेशन हमें पता है, टाइम पीरियड किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो टाइम पीरियड के लिए बेसिक फार्मूला क्या होगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। 2 पाई कॉन्स्टेंट होगा, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, एम बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी होगी? मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो first point, when magnet is broken into two equal halves, each piece has length equally half, मतलब हमने इक्वली हाफ लेंथ पे दो मैग्नेट को कट किया है। सो एल डैश कितना हो जाएगा? L/2 एक सिंगल पीस के लिए, एंड मास भी कितना हो जाएगा? M/2। सो मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन लेंथ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मास के लिए मिलेगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा 1/12 m dash I dash which is equal to 1/12 m/2 L/2 which is equal to 1/8 into I. So new moment of inertia कितना हो जाएगा? I/8. Now new periodic time for the bar magnet, T is equal to 2 pi under root I by mb. So T dash is equal to 2 pi under root I dash upon m dash into b. I dash is equal to I by 8
एंड m डैश इज इक्वल टू m/2, मैग्नेटिक फील्ड भी एज इट इज़ कांस्टेंट। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2π√I/mb इंटू √1/4। सो एग्जैक्टली हमें आंसर हाफ मिलेगा। सो फाइनल आंसर विल बी t डैश इज इक्वल टू हाफ, मतलब t डैश बाई t इज इक्वल टू 1/2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1/2। MCQ number 14. Mu naught is permeability of vacuum. Xi m is susceptibility. Then permeability of material is dash. अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रिलेशन पूछा है म्यू नॉट के लिए, xi m मतलब ससेप्टिबिलिटी के लिए। सो ससेप्टिबिलिटी एंड xi m के लिए रिलेशन कौन सा होगा? सो हमें रिलेशन सिंपली पता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस xi m, और म्यू आर मतलब क्या हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट। सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस xi m। इस क्वेश्चन को देख के सिर्फ आपको जो करेक्ट फार्मूला है उसी को सिलेक्ट करना है। सो करेक्ट फार्मूला इसके लिए कौन सा होगा? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस xi m, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द लास्ट MCQ number 15. MCQ number 15. Needles N1, N2 and N3 are made of a ferromagnetic, paramagnetic and diamagnetic substance respectively. A magnet when brought close to them will dash. अब यहाँ पे हमने 3 अलग अलग नीडल्स दी है, तीनों नीडल अलग अलग मटेरियल से बनाई है। फर्स्ट नीडल जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाई, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, मतलब वो ऑलवेज वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑलवेज किसी भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। हमें इस कंडीशन में, इस MCQ में ये कंडीशन पूछी है कि अगर हमने किसी मैग्नेट को ये तीनों नीडल के पास लेके गए तो हमें ये तीनों में से किसी कौन से मैग्नेट के लिए अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स फील होगा। यहाँ पे सिर्फ हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए तीनों मटेरियल के लिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक। जैसे फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मतलब परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम ये मटेरियल यूज़ करेंगे। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास कोई मैग्नेट लेके जाएंगे तो वो मटेरियल मैग्नेट को ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होगा? अट्रैक्ट नीडल नंबर 1 स्ट्रांगली। इसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक से कम रखता है, मतलब उसके भी सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी कि वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, बट उसकी ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक जितनी हाई नहीं होगी। बट फिर भी वो फेरोमैग्नेटिक से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बट लेसर अट्रैक्टिव फोर्स ज़रूर वो अप्लाई करेगा। सो N2 इज़ वीकली अट्रैक्टिव फॉर द नीडल फॉर द मैग्नेट। द लास्ट वन इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब सारे मटेरियल की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। सो जैसे उसके पास हम मैग्नेट लेके जाएंगे वो नीडल ऑलवेज उससे रिपेल करेगी। सो लास्ट क्या होगा? रिपेल N3 वीकली। सो यहाँ पे हमें सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स को यहाँ पे सिर्फ इंडिकेट करना होगा, मतलब इसी को हमें डिटेक्ट करना है कि कौन सा मटेरियल कौन सी नीडल किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी। सो फर्स्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो अट्रैक्ट करेगी, N2 जो वीकली अट्रैक्ट करेगी और N3 जो वीकली रिपेल करेगी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आज हमने इस चैप्टर नंबर 4 एंड 5 मतलब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इस पूरे मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक के सारे MCQs कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थैंक यू।